हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि लेखांकन सिद्धांत। तो लेखांकन सिद्धांत से पहले प्रिंसिपल्स का जनरल मीनिंग हम समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल्स हैं क्या चीज़। तो प्रिंसिपल्स का मतलब है कि जनरल रूल्स गाइडलाइंस, जिन रूल्स को गाइडलाइंस को जनरल लॉ को हमने फॉलो करना है, रूल्स को पूरा करना है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर एक जगह के अपने कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स बने होते हैं। उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांत को हम फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम काम करते हैं कि उसी से पता चलता है कि हमने काम सही किया है, गलत किया है, कितना सही है, कितना गलत है। तो उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, उन रूल्स के बेसिस पर, उस जनरल लॉ के बेसिस पर जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो काम है वो सही है या गलत है, या हमें पता लगेगा कि हमें किसी काम को किस तरीके से करना है कि जिससे वो काम जो है वो सही हो, उसमें गलतियां ना हो और एक स्टैंडर्ड तरीके से हम उसको काम को कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये अकाउंट से रिलेटेड आ गया कि लेखांकन सिद्धांत की, उसमें जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करने हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। क्योंकि क्या है कि जब हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं तो क्या है कि इतनी सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, और इन केस की अगर वो अपने अपने ही तरीके से मेंटेन करना शुरू कर देंगे रिकॉर्ड्स, तो उन रिकॉर्ड्स को करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको बनाना, उसको चेक करना, वो सब चीज़ें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि सबके अपने अपने मेथड्स हैं कि किस तरह से उसने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। तो उसको बनाने वाले को भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बनाने वाले के अलग अलग मेथड्स हैं, तो अलग अलग लोगों को आपको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और इन केस की फिर उसको चेक करवाना है आपने कि सही रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं, नहीं हुए हैं, उसमें कहाँ पे गलती रह गई है, कहाँ पे कमी रह गई है, तो उसको भी चेक करना मुश्किल है क्योंकि सबका अपना कस्टमाइज मेथड है। तो इसलिए क्या है कि उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, कुछ जनरल लॉ रूल्स बने हुए हैं, और उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए, उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है, ताकि जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो बनी रहे, एक स्टैंडर्ड बेसिस पर जो है वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सकें। क्योंकि ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं ये सिर्फ उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल नहीं है, बट बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए है कि वो ये कुछ जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इन के बेस पर ही हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। और इन केस की अगर हमने उसको फर्दर जो है वो चेक करना है, ऑडिट करना है, इंटरनल चेक करना है, एक्सटर्नल उसका ऑडिट कराना है, तब भी जो है हमें इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम उसको सही से मेंटेन भी कर सकें और उसकी प्रॉपर चेकिंग भी पॉसिबल हो सके। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या है क्या चीज? तो इन पास्ट व्हेन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वर जनरली नीडेड बाय द प्रोपराइटर्स, जैसे मैंने बताया कि अभी जो पहले क्या होता था, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी इसके रिजल्ट्स बाद में एंड रिजल्ट्स आने होते थे, वो जनरली उसके मालिकों के लिए होता था, प्रोपराइटर्स के लिए, ऑनर्स के लिए, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, वही देखना चाहते थे कि हमने साल भर में क्या किया, किससे कितना लेन देन है, किसका कितना बचा हुआ है, किसका देना है, कितना मिलना है। तो वो अपने हिसाब किताब के लिए वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। बट नाउ वेरियस स्टेक होल्डर्स आर interested in the business, which are इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एटसेट्रा, की अब जो है वो बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं। तो उनका अपना अपना अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट हैं, अलग अलग तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट दीज अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड बी मेड पर एज पर सेट रूल्स, कि उसके लिए कुछ सेट रूल्स हों, ताकि कुछ स्टैंडर्डाइज्ड बेस पे, स्टैंडर्ड बेस जो है वो उसके सारे कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं, जो स्टेटमेंट्स हैं वो उन रूल्स के अकॉर्डिंगली बनाई जाए, ताकि सभी जगह यूनिफॉर्मिटी रहे, स्टैंडर्ड बेसिस पे बनाई जाए, चेकिंग, वेरिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में कोई दिक्कत ना आए, उसको फिर चेक करने में कोई दिक्कत ना आए, उसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए जो है वो जरूरी है कि कुछ रूल्स के बेसिस पर जो है वो सेट रूल्स के बेसिस पर उन रिकॉर्ड्स को, स्टेटमेंट्स को बनाया जाए, रिकॉर्ड किया जाए। These rules are usually called generally accepted accounting principles, कि ये जो रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेट रूल्स जिसकी हम कह रहे हैं, इन स्टैंडर्ड रूल्स को, सेट रूल्स को जो है वो क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP, generally accepted accounting principles, और these are accepted by all accountants all over the world as general guidelines, की all over the world, सारी जगह जो भी हैं, सभी लोग जो है इसको जनरल रूल्स के तौर पे, जनरल गाइडलाइंस के तौर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसको फॉलो किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और उसी के बेस पर जो है वो
सारी रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, इंटरप्रिटेशन जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इन रूल्स के बेसिस पर की जाती है। और इन सिंपल टर्म्स जो है इनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। यहाँ पे तो हमने इसका पूरा नाम लिख दिया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और अगर हम इन शॉर्ट भी कहना चाहें तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग सिद्धांत, जिसको जो है वो फॉलो किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा और उसके बेसिस पर ही रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, मेंटेन किए जाएंगे, उनकी इंटरप्रिटेशन होगी, उनकी रिपोर्टिंग होगी, सभी जो है वो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इन रूल्स के बेसिस पर वो काम किए जाएंगे। और इनकी नेचर, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं इसके। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। तो जनरल सी बात है कि जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्मिटी है ताकि समझने में, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में, चेक करने में आसानी रहे। और परमानेंट बेसिस पर जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है वो यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ईयर बाय ईयर बेसिस पे भी हम उसको डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सेट रूल्स जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। These accounting principles are derived from experience and reason। जैसे ये आपकी नेचुरल साइंस नहीं है जिसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो नेचुरल साइंसेज हैं उसकी तरह से नहीं है ये प्रिंसिपल्स की। बट नॉर्मली फिर भी जो है वो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो डिराइव किए गए हैं कि एक्सपीरियंस बेसिस पर, कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस किया गया है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको इस तरह से नहीं इस तरह से डील करना है, इस तरह से ट्रीट करना है, ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जो है वो टाइम टू टाइम उसमें प्रिंसिपल्स को बनाया गया। These accounting principles are not statistic। नॉट स्टैटिस्टिक, स्टैटिक आना था यहाँ पे, स्टैटिस्टिक नहीं लिखेंगे, इसको स्टैटिक लिखेंगे। स्टैटिक का मतलब कि फिक्स नहीं है। स्टैटिक का मतलब है कि वो फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। टाइम टू टाइम जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम की जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, तो उन सब चीज़ों को टाइम समय के साथ साथ देखते हुए, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए समय के साथ साथ उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंज आते रहते हैं। सो दीज आर नॉट स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक नहीं है, फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस होते रहते हैं। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्टेड इन जनरल। तो उनको जो है वो इन जनरल उनको एक्सेप्ट किया जाता है। और जो जनरली उनको एक्सेप्ट करना है उसके लिए दो तीन चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं कि रेलिवेंस कैसी है उनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कितने रेलिवेंट हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं, मतलब उसको हम मेंटेन करते हैं, उसको रिकॉर्ड को रखते हैं, तो उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए। क्योंकि हर, फॉर एग्जांपल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेबर एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है वो किस चीज़ में है कि आप उनको कितना पैसा दे रहे हैं, कितनी पेमेंट उनको सैलरी वेजेस की फॉर्म में दी जा रही है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि उस पैसे में से उन्होंने कितना बचाया, कितना खर्च किया, वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो जो रेलिवेंट है, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रेलिवेंट है, उन्हीं चीज़ों का हम रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। क्राइटेरिया हमारा ये रहता है कि वो चीज़ें जो हम रख रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट होनी चाहिए, और जो चीज़ें रेलिवेंट है उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिविटी, कि जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं उसके लिए हमारे पास फुल प्रूफ होने चाहिए कि अगर हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं तो उन रिकॉर्ड के लिए जो है वो कुछ ना कुछ प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। अगर हमने सामान बेचा है तो उसके लिए बिल होना चाहिए, सामान खरीदा उसका बिल हो, किसी को पेमेंट की है उसकी रिसीट हो हमारे पास। तो इस तरह से जो है वो ऑब्जेक्टिविटी कि जिसके बेसिस पर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे वो वहाँ पर उसके पास होने चाहिए। देन फिजिबिलिटी, कि वो जो रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं या जिस तरह के रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं वो फिजिबल भी होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हम इतने गहराई तक चले जाएं, इतनी डेप्थ तक चले जाएं और उसमें हमारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का खर्चा ज़्यादा हो जाए, बल्कि उसकी वजह से हमें फ़ायदा ना हो। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस है, तो रिपेयर्स के लिए आपने जो है वो ऑयलिंग होनी है, मशीन में ऑयलिंग होनी है, लिमिटेड ऑयल जो है वो उसकी ऑयलिंग में यूज़ होना है। और अगर आप उस ऑयल की भी पर यूनिट कॉस्ट निकालने चले जाएंगे तो वो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स उसमें ज़्यादा लगेंगे, कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। पर यूनिट आप देखेंगे कि कितना कितना खर्चा आ रहा है। अगर उसको जनरली लिया जाएगा तो हमारी जो है वो उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना फिजिबल भी हो जाएगा, खर्चा भी कम हो जाएगा, और वो बहुत इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। तो उसकी फिजिबिलिटी कि वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कितना फिजिबल है, कितना प्रॉफिटेबल है, उसके हिसाब से जो है वो प्रिंसिपल्स डिसाइड किए जाते हैं। देन ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इसको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो डिफरेंट ऑथर्स या डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन मिल जाएगी। कुछ चीज़ें आपको कंसेप्ट्स में मिल जाएंगी, कुछ कन्वेंशंस में मिल जाएंगी, कुछ आपस में मिक्स भी हो सकते हैं। किसी पॉइंट को कंसेप्ट में लिया हो सकता है, किसी को कन्वेंशन में लिया हो सकता है। तो उसके हिसाब से जो है वो
डिपेंडिंग कि अलग अलग ऑथर्स जो है इसको कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को अलग अलग हिस्से में ले लेते हैं। बट फिर भी इसमें जो है मैंने कुछ क्लासिफिकेशन की है इनकी कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के बेस पर। तो इसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और इसको अजम्पशंस भी कह देते हैं कि हमारी मान्यताएं क्या हैं, क्या कुछ कंसेप्ट्स हैं, इसके बेसिस पर हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो इसमें पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब है कि इसमें जो है जो भी बिजनेस, ये आप अपने ध्यान रखना है कि इसके बेसिस पर हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो क्या क्या कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसमें क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है फ्रॉम इट्स ओनर, कि उन दोनों को एक नहीं मान लेंगे, कि मालिक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक नहीं माना जाएगा। मालिक अलग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है। कि अगर मालिक ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान यूज किया है तो उसको हम ड्राइंग्स के तौर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड करेंगे। मालिक ने कुछ पैसा बिजनेस को उधार दिया तो उसका भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड रखा जाएगा कि मालिक ने इतना पैसा जो है वो बिजनेस को उधार दिया है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की जिसमें हम जो है वो मालिक को और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग यूनिट्स जो है वो ट्रीट करते हैं, उनको एक नहीं माना जाता। कि अगर आपने उधार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिया तो आप उसकी रिकवरी मालिक से नहीं ले सकते, आपने उधार मालिक को दिया था तो आप उसकी रिकवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और उसका मालिक जो है वो दोनों अलग अलग माने जाते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट विल ऑपरेट फॉर लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर, कि लॉन्ग टर्म के लिए उसकी जो लाइफ है दैट इज अनलिमिटेड लाइफ, की लंबे समय तक जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलेगी और उसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो जो हमारे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हमने करने हैं वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करने हैं कि वो जो भी अमाउंट्स रिकॉर्ड करनी है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, वो ये ध्यान रख के करनी है कि वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंबे समय तक चलेगी। तो जिसमें जैसे हमारे फॉर एग्जांपल कि हमने कोई एसेट परचेज की तो उस एसेट को हम उसको उस रेट पे दिखाते हैं जिस रेट पे हमने उसको परचेज किया था, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। कि मार्केट वैल्यू पे इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हमने इसको मार्केट में बेचना नहीं है, हमने उसको किस रेट पे खरीदा है, कितने समय तक उसको यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको शो कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की हम ये मान के चलेंगे कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक के लिए जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। तो जो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस हो रही हैं इस तरह के एसेट्स के प्राइसेस में, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। आपने चार जो है वो मेज खरीदे, 4 कुर्सियां खरीदी, तो 4 नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम रिकॉर्ड करेंगे वो 4 कुर्सी 4 मेज कितने रुपए के आए हैं, उसकी अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो उसकी जो अमाउंट है, मनी है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स हैं उसको हम यहाँ पे कोई रिकॉर्ड मेंटेन उसका नहीं करते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि कोई एम्प्लॉय वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत लॉयल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। देन कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब है कि जो भी उसकी कॉस्ट है, जितने भी अभी आपने उसको परचेज किया है, जो उसकी एक्विजिशन की कॉस्ट है, जिस कॉस्ट प्राइस पे आपने उसको एक्वायर किया है आइटम को, वही अमाउंट जो है वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी। कि आपने जो है वो मशीनरी परचेज करी 50,000 की, अब 50,000 की मशीनरी परचेज की तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 50,000 की दिखाएंगे। अगर उसका मार्केट प्राइस 50,000 से 70,000 हो जाता है तब भी आप उसका जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 50,000 से 70,000 नहीं करेंगे। या वो 50,000 की मशीनरी जो है वो कम होकर जो है वो 45,000 की होती है, तब भी उसका जो है वो मार्केट प्राइस के बेस पे आप उसमें चेंज नहीं करेंगे। तो जो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे, जिस प्राइस पे आपने उसको लिया था, उसी बेसिस पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। देन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की जा रही है उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो है वो एटलीस्ट कम से कम जो है वो 2 अकाउंट्स को, डिफरेंट अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, और उन दोनों डिफरेंट अकाउंट्स को जो है वो यहाँ इसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जिसको हम ड्यूअल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की ट्रांजैक्शन एक होगी बट उसमें देखा जाएगा कि एटलीस्ट कम से कम जो है उसमें कोई ना कोई 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे होंगे और उन दोनों अकाउंट्स के जो है हम उसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन कर
करते हैं। तो इसमें जो है जैसे कहा जाता है कि हर एक डेबिट के लिए उतना ही सेम अमाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है। देयर इज फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, की जो डेबिट है उसके जितनी अमाउंट डेबिट की जा रही है उतनी ही अमाउंट जो है वो क्रेडिट की जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो फर्नीचर खरीदा तो आपके पास फर्नीचर आएगा, फर्नीचर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, वो एसेट आपको मिलेगी, बट उसके बदले में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने कैश में खरीदा होगा तो कैश आपके पास से जाएगा, तो एक तरफ कैश एक तरफ फर्नीचर, दो अकाउंट जो है उसमें रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे। उधार में लिया होगा तो जिस पर्सन से आपने उधार लिया उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा कि इस पर्सन को आपने इन फ्यूचर जो है वो इतनी अमाउंट पे करनी है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कि हर एक ट्रांजेक्शन के लिए जो है वो देखा जाएगा कि दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, और इसी से रिलेटेड हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी होती है ड्यूअल एस्पेक्ट से रिलेटेड, जो अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन रहती है, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल रहेगी, टोटल ऑफ एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। देन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की हम जो है वो नॉर्मली जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम मान के चल रहे हैं कि हम लंबे समय तक चला रहे हैं, बट हमें क्या है कि टाइम टू टाइम ये भी देखना है कि वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं उससे हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कैसी उसकी स्थिति है, उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तो वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट उसमें क्या है कि जो रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं उसको हम एट द एंड ऑफ द ईयर नॉर्मली जो है वो एक साल के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस पर हम अपने प्रॉफिट्स लॉस फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करते हैं। तो लगभग वो 12 महीने का रहता है, और फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर हम रिकॉर्ड्स को जो है वो बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। तो उसमें जो है वो 1 अप्रैल से लेके किसी भी साल का 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जो है वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड रहता है। उसकी सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, और फिर फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम पता चला पाते हैं। देन रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब है कि प्रॉफिट अगर कोई है, कोई फ़ायदा हमें होने वाला है, तो उसको हम तब तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि वो एक्रू नहीं हो गया, जब तक वो रियलाइज़ नहीं हो गया है, जब तक सामने वाले ने की लाइबिलिटी जो है वो रेज नहीं हो गई है, तब तक हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने सामान जो है वो बेचा था, सामान बेचा तो उसमें जो है वो मल्टीपल स्टेजेस हैं। सामान बेचने के लिए आपने सामान खरीदा होगा, उसकी प्रोडक्शन की होगी, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया होगा, फिर आपने उसको डिलीवरी दी होगी, फिर उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी। तो अब हम इसको किस टाइम पे रिकॉर्ड करें कि हमारा जो है वो सेल्स हो गई है। तो इसको हम रियलाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जब हमने डिलीवरी दे दी है गुड्स की, गुड्स हमने उसको कस्टमर को डिलीवर कर दिए, तो कस्टमर ने वो डिलीवरी एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब कस्टमर जो है वो लायबल है कि उसने उन गुड्स का अमाउंट जो है वो हमें पे करना है। तो वो रियलाइज होगी है, और उस टाइम पे जो है उसकी रिकॉर्डिंग हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कंसेप्ट। जैसे हमें ऑर्डर मिला तब हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हो सकता है कि डिलीवरी से पहले ही जो है वो कस्टमर उस ऑर्डर को कैंसिल कर दे, तो वो रियलाइज ही नहीं हो पाएगी। बट जैसे उसने डिलीवरी हमारी एक्सेप्ट कर ली तो वो उसकी लाइबिलिटी बन गई कि उसने उस सामान के पैसे हमें देने। तो वो रियलाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कि जब वो रियलाइज हो गई है इनकम, तब उसको हम जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि कस्टमर की लाइबिलिटी, अदर पार्टी जो है हमारी दूसरी पार्टी की लाइबिलिटी जो है वहां पर रेज हो चुकी है। देन मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है कि जो भी आप, जैसे हम कह रहे हैं कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की 1 साल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस जो है हमारे पे करने से रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका बिल्डिंग का रेंट है, आपने बिल्डिंग का रेंट जो है वो महीने के एंड में पे करना है। अब महीना खत्म हो गया 31 मार्च को, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को खत्म हो गया, बट आप रेंट पे करेंगे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आपने पे करनी है उसकी अमाउंट। तो आपने वो यूज़ तो आपने पिछले साल में कर लिया, फ़ायदा आपने उसका पिछले साल में उठा लिया, तो उसको आपने जो उसका रेंट है उसको हम उसके पिछले साल में ही रिकॉर्ड करेंगे। मैचिंग कंसेप्ट कि जिस साल के लिए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं उसी साल में जो है उसको उसके एक्सपेंसेस, उसकी इनकम्स, जो भी रेवेन्यूज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसी साल में रिकॉर्ड होंगे, बेशक आपने उसको पे किया है या नहीं किया। और इसी से मिलता जुलता है एक्रूअल कंसेप्ट कि वो जो इनकम है या एक्सपेंडिचर है, जैसे ही वो एक्रू हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, चाहे वो मिलने के लिए ड्यू है या पेमेंट के लिए ड्यू हो जाएगा, तो ही हम उसको जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड
कर लेंगे कि अगर जो है वो कोई खर्चा हमारा है जिसको हमने अभी पे नहीं किया है, तो वो जैसे आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, उस तौर पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हो सकता है एडवांस में आपने पे कर दिया, इंश्योरेंस था आपने एडवांस में पे कर दिया, 6 महीने इस साल के थे, 6 महीने जो है वो नेक्स्ट ईयर में आपको उसका बेनिफिट मिलना था, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, तो उसको उस तरह से रिकॉर्ड करना। आपने प्रीपेड इंश्योरेंस है, कमीशन है, तो एक्सपेंसेस या इनकम जो है वो हो सकती है कि वो एक्रू हो चुकी हैं, ड्यू हो चुकी हैं, बट अभी उनकी पेमेंट या तो की नहीं गई है, या फिर वो अगर इनकम है तो वो अभी तक हमें मिली नहीं है बट ड्यू हो गई है। तो उसको बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट, कि जैसे ही वो ड्यू होती हैं उसके बेसिस पर हम अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट क्या है कि जब वो ड्यू हो जाती हैं तब हम उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं, कि अगर वो हमारी इनकम है और अगर हमें नहीं भी मिली है बट अगर वो ड्यू हो गई है, मिलना ड्यू हो गया, तब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसी एक्सपेंसेस हैं अगर हमने पे नहीं भी किए हैं बट हमारी लाइबिलिटी हो गई है कि हमने उनको पे करना है, तब भी हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। दैट इज नोन एज एक्रूअल कंसेप्ट, कि जैसी वो एक्रू होगी, ड्यू होगी, हमारी लाइबिलिटी जनरेट होगी या हमारे को जब वो मिलना कंफर्म हो गया, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड को मेंटेन कर लें। तो ये थे आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। और दूसरा मैंने बताया कि इन प्रिंसिपल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन में पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, सारी इंफॉर्मेशन का कंप्लीट डिस्क्लोजर, कि आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो छुपानी नहीं है। तो कंप्लीट और रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सारा का सारा जो है वो उसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। जब फुल डिस्क्लोजर किया जाएगा तभी हमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की सही पिक्चर के बारे में, सही स्थिति के बारे में ज्ञान होगा। क्योंकि अगर हमने कुछ एक्सपेंसेस छोड़ दिए, ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल में वो प्रॉफिट उतना नहीं होगा। इसी तरह से कुछ इनकम्स को हमने छोड़ दिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इसलिए फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हमने जो है वो छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट मतलब जो भी रेलिवेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो उसमें रखा जाना चाहिए। देन कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था फिजिबिलिटी का, तो उसी से मिलता जुलता है मटीरियलिटी। कि मटीरियलिटी का मतलब कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसी के अकॉर्डिंगली उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, कि जो उसकी मटीरियलिटी है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस के बेसिस पर ही उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। फॉर एग्जांपल आपने इक्विपमेंट्स परचेज किए, मशीनरी परचेज की, लैंड, बिल्डिंग, तो ये बड़ी बड़ी एसेट्स हैं। इन एसेट्स को आपने एसेट के तौर पे यूज़ किया, लिया, और लंबे समय तक आपने इनको यूज़ करना है, तो हम उसको एसेट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कुछ ऐसी छोटी मोटी आइटम्स की बात करें, स्टेशनरी की, इंक पॉट, स्टेपलर है, तो ये भी चीज़ें हैं जिसको आप हो सकता है कि कई सालों तक यूज़ करते रहेंगे। बट बहुत छोटी आइटम्स हैं, उन छोटी आइटम्स के ऊपर कैसे आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे, कितने सालों में उसको जो है वो यूज़ किया जा सकेगा, तो उसमें हमारा रिकॉर्ड रखने का खर्चा जो है वो एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उतना रेलिवेंट, उतना फिजिबल, उतना इफेक्टिव वो हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए है कि उनको हम जनरल स्टेशनरी में डाल देते हैं, कि पेंसिल्स हैं, पेन्स हैं, इंक पोर्ट्स हैं, स्टेपलर्स हैं, तो उसको जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं उसको हमने जो है वो एज स्टेशनरी में डाल दिया, और उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, उसी साल में उसको चार्ज कर लिया। तो मटीरियलिटी, कि जिससे हमारा टाइम एनर्जी जो है उसको ध्यान में रखना है, कि वो टाइम और एनर्जी हमारी बची रहे, मतलब सेव्ड रहे, और रिकॉर्ड्स भी प्रॉपरली मेंटेन हो। तो ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में करना है जिससे हमारा टाइम एनर्जी वेस्ट हो, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। दैट इज कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, कि उसकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाए। जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको जो है वो अनइम्पॉर्टेंट तरीके से ही रिकॉर्ड तो रखने, बट जितनी इंपॉर्टेंस, जितनी वर्थ उनकी बनती है, उसके अकॉर्डिंगली ही रखा जाए। देन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पास कई चीज़ों में ऑप्शंस रहते हैं, कि जो प्रिंसिपल हैं वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड है, उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। आपके पास स्ट्रेट लाइन का है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ नंबर्स मेथड है, तो इस तरह से कई सारे मेथड्स हैं। अब वो मेथड्स जब अलग अलग हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी मेथड को अडॉप्ट करेगी, कोई किसी को कोई करेगी, कोई किसी को करेगी।
तो इसमें क्या है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर लिया है डेप्रिसिएशन का, तो आप ओवर द ईयर्स स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट ईयर इस मेथड से लगा लिया, सेकंड ईयर दूसरे से, थर्ड ईयर दूसरे से, फोर्थ ईयर दूसरे से, या एक एसेट को इस मेथड से, दूसरी एसेट को तीसरे मेथड से, और तीसरी एसेट को चौथे मेथड से। इस तरह से जो है मेथड्स आप चेंज नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन है, लिफो फिफो मेथड्स हैं, तो उसमें आप अगर आपने फिफो मेथड यूज़ किया तो आप फिफो ही यूज़ करेंगे ओवर द ईयर्स, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो कंसिस्टेंसी का मतलब कि इन केस की जहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस में से हमने अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज किया है तो कंसिस्टेंसी बेसिस पर हम उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसी मेथड को यूज करेंगे, अनलेस और अनटिल कि जब तक ये जरूरी नहीं हो जाएगा कि उसको चेंज करना जो है वो बहुत कंपल्शन ना हो जाए, यानी कि जिस मेथड को हम यूज कर रहे हैं वो कहीं इलॉजिकल इरेलीवेंट ना बन गया हो, तो उस केस में हम उसको फिर चेंज कर सकते हैं। बट वो भी जो है वो ये ध्यान में रखते हुए कि उसकी वजह से कंसिस्टेंसी हमारी खराब ना हो। तो यानी कि जो मेथड हमने यूज कर लिया है उसी मेथड के अकॉर्डिंगली हम ओवर द इयर्स रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, मल्टीपल बेसिस पर जो है बार बार उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो एक रूपता जो है वो बनी रहनी चाहिए, एक ही तरीके से एक ही मेथड से जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। तो उससे जो कंपेरेटिबिलिटी है या उसके रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाती है, तो कि आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि कंसिस्टेंसी यानी कि अगर ऑप्शंस हैं तो आपने वो सेम मेथड ही यूज करना है। अगर ज़रूरत पड़ती है कि वो जो हमारा जो मेथड हम इसको प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं वो इलॉजिकल हो गया, या वो फिजिबल नहीं है, या उससे प्रॉपर सही फेयर पोजीशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं पता चल पा रही है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। बट रूटीन नहीं होना चाहिए, रूटीन बेसिस पर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। देन कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि कंजर्वेटिव परंपरावादी सोच हमारी। तो उसमें परंपरावादी सोच में क्या है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि हम जो है वो एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि इन फ्यूचर हमें वो प्रॉफिट होने वाला है उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लें, नहीं। हाँ, अगर कोई लॉस होने वाला है उसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना सकते हैं, बट इन फ्यूचर जो प्रॉफिट हो सकता है उसके लिए जो है हम उसको पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कि आपको जो है वो कस्टमर की इंक्वायरी आई कि जी हम इतना सामान खरीदना चाहते हैं ऐसा ऐसे, तो आप उसको जो है वो एंटिसिपेट करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतना प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, उतनी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो प्रॉफिट्स को हम एंटिसिपेट करके जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट हाँ, इन केस की हमें लगता है कि इन फ्यूचर हमारे कोई नुकसान हो सकता है, उस नुकसान के लिए हम पहले से ही प्रोविजंस बना सकते हैं। दैट इज कंजर्वेटिज्म, की प्रॉफिट्स को तभी इंक्लूड करना है जब वो एक्चुअल में ड्यू हो जाएंगे। बट हाँ, अगर कुछ लॉस के चांसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो उसको हम जो है पहले से ही रिकॉग्नाइज करके जो है उसमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके लिए प्रोविजन बना सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा रही हैं उसके लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, उसके बेसिस पर ही जो है वो उसको हम रिकॉर्ड करें। तो उसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ कि आपने सामान बेचा, उसके लिए कोई आपके पास बिल है, कोई चालान है, कोई इनवॉइस है, तो आपने सामान बेचा, उसके लिए आपने उसके बेसिस पर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। कि सिर्फ रिकॉर्ड अगर मेंटेन किया है तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। सामान बेचा है, उसके लिए आपने कोई बिल इशू किया था, कोई चालान इशू किया था, और कुछ डॉक्यूमेंट आपने उसके साथ दिया था, कोई पेमेंट है, पेमेंट के लिए आपने जो है वो कोई चेक मिला है आपको, कोई रिसीट आपके पास है, तो वो उसमें जो है उसके बेसिस पर आप जो है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो उससे क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, कि ट्रेस किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कि ये जो ट्रांजैक्शन की गई है ये उस डॉक्यूमेंट के बेस पर की गई है, कि जिसमें हमारी कोई अपनी पर्सनल बायस, पर्सनल जजमेंट नहीं है, और एक ऑथेंटिकेटेड बेसिस पर, वेरीफाइबल बेसिस पर हमने जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो में, जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के तौर पे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ये बेसिक रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही सभी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, या उनकी चेकिंग की जाती है, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन, रिपोर्टिंग सभी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।